नमस्ते दोस्तों, नॉलेज स्टोरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी का धारावाहिक के फॉर किंग के तीसरे एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको ये कहानी और आर्यन का अंदाज पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप सोलंकी साम्राज्य की इस जंग का कोई भी मोड़ मिस न करें। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आर्यन के पिता विक्रम सिंह सोलंकी का अपहरण हो चुका है। माया ने आर्यन को चुनौती दी है कि उसे विरासत चाहिए या अपने पिता की जान, लेकिन आर्यन ने साफ कर दिया है कि के का मतलब सिर्फ किंग नहीं, किल भी होता है। तो चलिए रोमांच और एक्शन से भरे एपिसोड 3 की शुरुआत करते हैं। रॉयल गरुड़ पैलेस के उस कमरे में सन्नाटा पसरा था, लेकिन आर्यन की सांसों में दहकती आग साफ महसूस की जा सकती थी। माया डाइनिंग टेबल के पास खड़ी एक कुटिल मुस्कान के साथ आर्यन को देख रही थी। उसे लगा था कि आर्यन टूट जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन आर्यन की आंखों में जो खून उतरा था उसने माया के भीतर भी एक पल के लिए डर पैदा कर दिया। आर्यन धीमी और भारी आवाज में बोला, माया, तुमने सोलंकी खानदान के उस शेर को जगा दिया है जिसे चैन की नींद सोने की आदत हो गई थी। मेरे पिता को हाथ लगाना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होगी। माया हंसते हुए बोली, धमकियां देने से हकीकत नहीं बदलती आर्यन। तुम्हारे पिता इस वक्त उस जगह हैं जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। या तो सोलंकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के पावर ऑफ अटॉर्नी पर साइन करो या फिर अपने पिता की चिता की तैयारी। आर्यन ने एक कदम आगे बढ़ाया। माया पीछे हटी, लेकिन आर्यन ने उसका गला नहीं पकड़ा। उसने टेबल पर पड़ा वही खंजर उठाया जिससे माया फल काट रही थी और उसे बिजली की गति से घुमाकर माया के चेहरे के ठीक बगल में दीवार में गाड़ दिया। आर्यन ने कहा, 24 घंटे बहुत होते हैं माया, एक साम्राज्य उजाड़ने के लिए भी और एक नया श्मशान बनाने के लिए भी। कमरे के बाहर तैनात राघव तुरंत अंदर आया। उसकी आंखों में भी अपने मालिक के गायब होने का दुख और गुस्सा साफ था। आर्यन ने कहा, राघव, पैलेस के हर कोने की सीसीटीवी फुटेज निकालो। मुझे वो गाड़ी चाहिए जिसमें पिताजी को ले जाया गया है। और सुनो, अब हम कानून के हिसाब से नहीं, किंग के हिसाब से चलेंगे। शहर के हर उस नाके पर खबर पहुंचा दो जहां अन्ना के आदमी पलते हैं। मुझे जानकारी चाहिए और जानकारी देने वाले को इनाम नहीं, उसकी जान की भीख दी जाएगी। राघव सर झुकाकर तुरंत काम पर लग गया। माया अभी भी वहीं खड़ी थी, थोड़ी सहमी हुई। आर्यन ने कहा, तुम अभी भी यहाँ खड़ी हो माया? जाओ, अपने आकाओं को बता दो कि खेल अब शुरू हुआ है और याद रखना, तुम मेरी नजरों में हो। माया बिना कुछ बोले वहां से निकल गई। वो जानती थी कि आर्यन अब वो लड़का नहीं रहा जो लंदन से डिग्री लेकर आया था। अब वो एक घायल शिकारी था। शहर से दूर एक पुराने शिपयार्ड के कबाड़खाने में विक्रम सिंह सोलंकी को एक लोहे की कुर्सी पर जंजीरों से जकड़कर रखा गया था। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही सोलंकी वाला तेज था। सामने अंधेरे में वही रहस्यमयी महिला बैठी थी। टाइगर अन्ना उसके पास खड़ा पसीने पोंछ रहा था। महिला सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए बोली, विक्रम सिंह, कभी सोचा था कि जिस साम्राज्य को आपने खून पसीने से खड़ा किया वही आपकी कब्र बनेगा? आपका बेटा समझदार है, उसने आज अन्ना के गोडाउन को तबाह कर दिया। विक्रम सिंह खांसते हुए मुस्कुराए और बोले, उसने तो सिर्फ अभी गोडाउन तबाह किया है। शुक्र मनाओ कि उसने अभी तुम्हें नहीं ढूंढा। जिस दिन वो यहाँ पहुंच गया उस दिन सोलंकी शब्द का असली मतलब समझ जाओगी तुम। महिला गुस्से में चिल्लाई, खामोश। तुम्हारा बेटा अभी बच्चा है, उसे लगता है कि वो जीत रहा है। माया ने अन्ना से कहा, आर्यन को वो तोहफा भेज दिया जो हमने लंदन से मंगवाया था। अन्ना ने कहा, जी मैडम, माया ने काम कर दिया है। आर्यन के फोन पर उस लड़की की फोटो पहुंच चुकी है और वो अब विचलित होगा। महिला ने कहा, विचलित नहीं, उसे पागल कर दो। जब इंसान भावनाओं में बहता है तो वो गलतियां करता है और मुझे बस उसकी एक गलती का इंतजार है। इधर रॉयल गरुड़ पैलेस में आर्यन एक बड़े डिजिटल मैप के सामने खड़ा था। राघव ने कुछ अहम जानकारियां जुटाई थीं। राघव ने कहा, छोटे मालिक, सीसीटीवी में एक काली वैन दिखी है जो पैलेस के पिछले गेट से निकली थी। वो वैन शहर के बाहरी इलाके ब्लैक डंप की तरफ जाते देखी गई है। वहां टाइगर अन्ना का पुराना इलाका है। आर्यन ने कहा, सिर्फ वैन काफी नहीं है राघव। अन्ना इतना बेवकूफ नहीं है कि वो पिताजी को किसी ऐसी जगह रखे जहां मैं आसानी से पहुंच सकूं। वह महिला, वो कोई अंदर की है। उसे पैलेस के गुप्त रास्तों के बारे में पता था। तभी आर्यन के फोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर था।
आर्यन ने फोन उठाया और उधर से एक लड़की की रोने की आवाज आई। आर्यन, बचाओ मुझे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। आर्यन के हाथ ठिठक गए। वो आवाज सारा की थी। सारा, वही लड़की जिसे आर्यन लंदन में चाहता था। आर्यन को एहसास हुआ कि दुश्मन ने उसके अतीत और वर्तमान दोनों पर एक साथ वार किया है। आर्यन ने कहा, सारा, तुम कहां हो? इतना कहने के बाद फोन पर दूसरी भारी आवाज, किंग साहब, एक तरफ बाप है और दूसरी तरफ प्यार। किसे चुनोगे? अगर पुलिस को खबर की तो लड़की की लाश लंदन से सीधे आपके पैलेस आएगी, और अगर पिता को बचाना है तो अकेले आओ ओल्ड मिल के पास। रात के 2 बजे फोन कट गया। आर्यन ने गुस्से में फोन दीवार पर दे मारा। वो समझ गया था कि ये एक जाल है। दुश्मन चाहता है कि वो अपनी टीम से अलग होकर अकेला आए। रात के 1 बज रहे थे। ओल्ड मिल एक उजाड़ जगह थी जहां खंडहरों के सिवा कुछ नहीं था। आर्यन अपनी ब्लैक एसयूवी से वहां पहुंचा। उसके पास कोई हथियार नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो खाली हाथ नहीं आया है। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, चारों तरफ से गाड़ियों की हेडलाइट्स जल उठीं। लगभग 50 हथियारबंद गुंडों ने उसे घेर लिया। बीच में से टाइगर अन्ना हाथ में कुल्हाड़ी लिए बाहर आया। अन्ना ने कहा, स्वागत है आर्यन बाबू, लंदन की हवा छोड़कर यहां मौत की गोद में आने का बहुत शौक था। तुम्हें आज तुम्हारा खेल खत्म कर देते हैं। आर्यन शांत भाव से बोला, अन्ना, मैंने सुना है तुम कुत्तों की तरह भौंकते बहुत हो। आज शिकार करने आया हूं, शोर मत मचाओ। कहां है मेरे पिता और सारा? अन्ना ठहाका मारकर हंसते हुए बोला, पिताजी तो अभी मेहमान हैं, और सारा, वो तो कभी यहां थी ही नहीं। वो तो सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी जिसे हमने माया के जरिए तुम्हारे फोन तक पहुंचाया। तुम फंस गए लड़के। आर्यन मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट देखकर अन्ना के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। आर्यन ने कहा, तुम्हें क्या लगा मैं इतना बेवकूफ हूं? मैंने जब उस गुंडे को पकड़ा था जिसने मरते वक्त कहा था कि दुश्मन घर के करीब है, तभी मुझे शक हो गया था। तभी आसमान में एक तेज रोशनी हुई। आर्यन के बुलावे पर उसके प्रोफेशनल कमांडो टीम ने चारों तरफ से स्मोक बम फेंक दिए। पूरे इलाके में धुआं भर गया। चीख पुकार मच गई। आर्यन ने अपनी बेल्ट से 2 छोटे चाकू निकाले और धुएं के बीच एक साए की तरह बढ़ने लगा। अन्ना के आदमी अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे, लेकिन वे अपने ही लोगों को मार रहे थे। आर्यन ने बिजली की रफ्तार से अन्ना के करीब पहुंचकर उसके पैर पर वार किया। अन्ना जोर से चिल्लाया, आह! मेरी टांग पर इसने वार किया है, लेकिन आर्यन तब तक गायब हो चुका था। एक एक करके अन्ना के खास आदमी ढेर हो रहे थे। 10 मिनट के भीतर वहां सिर्फ लाशों का ढेर था और अन्ना जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। आर्यन ने अन्ना के गले पर पैर रखते हुए बोला, अब बोल अन्ना, वो औरत कौन है और मेरे पिता कहाँ हैं? अन्ना कांपते हुए बोला, वो शकुंतला है, विक्रम सिंह की सौतेली बहन। वो बदला लेना चाहती है। सारा हिस्सा उसका था। तुम्हारे पिता को उसने कोल माइंस के बेसमेंट में रखा है। मुझे छोड़ दो आर्यन। आर्यन की आंखों में नफरत की ज्वाला भड़की। उसने बिना दया दिखाए अन्ना का काम तमाम कर दिया। आर्यन बिना समय गंवाए राघव और अपनी टीम के साथ कोल माइंस की तरफ रवाना हुआ। वहां सुरक्षा और भी कड़ी थी। शकुंतला देवी, जिसे दुनिया एक समाज सेविका के रूप में जानती थी, आज अपने असली रूप में थी। जैसे ही आर्यन अंदर घुसा, शकुंतला ने विक्रम सिंह के माथे पर पिस्तौल तान दी। शकुंतला ने कहा, रुक जाओ आर्यन। एक कदम और बढ़ाया तो अपने पिता का भेजा उड़ा दूंगी। आर्यन रुकते हुए बोला, बुआ जी, कभी सोचा नहीं था कि रिश्तों का कत्ल आप इतनी सफाई से करेंगी। शकुंतला ने कहा, रिश्ते? कौन से रिश्ते? मेरे पिता ने सब कुछ विक्रम के नाम कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की थी। आज मैं ये के साम्राज्य छीन कर रहूंगी। विक्रम सिंह ने कहा, आर्यन, इसे मत छोड़ना, ये इस साम्राज्य की दीमक है। शकुंतला ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, तभी अचानक पीछे से एक गोली चली और शकुंतला के हाथ से पिस्तौल छूट गई। वो गोली माया ने चलाई थी। सब चौंक गए। माया आर्यन की तरफ खड़ी थी। माया ने कहा, माफ करना शकुंतला जी, लेकिन मैं बिकती जरूर हूं, पर गद्दारों के साथ कभी नहीं रहती। आर्यन ने मुझे एहसास दिलाया कि सोलंकी ग्रुप की वफादारी में ही मेरी भलाई है। आर्यन ने मौके का फायदा उठाया और दौड़कर शकुंतला को दबोच लिया। उसकी टीम ने बाकी गुंडों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दिया।
सुबह होने तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। शकुंतला को गिरफ्तार कर लिया गया। आर्यन ने अपने पिता की जंजीरें खोली और उन्हें गले लगा लिया। विक्रम सिंह ने कहा, मुझे गर्व है तुम पर बेटा। तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक उत्तराधिकारी नहीं बल्कि इस साम्राज्य के असली किंग हो। आर्यन ने पैलेस की तरफ देखते हुए कहा, अभी तो सिर्फ एक मोहरा गिरा है पापा। इस खेल के खिलाड़ी और भी हो सकते हैं। आर्यन की आंखों में अब भी वही चमक थी। उसने माया की तरफ देखा जिसने उसकी मदद की थी। क्या माया पर भरोसा किया जा सकता है या ये भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? तो क्या होगा अगले एपिसोड में? क्या शकुंतला के जेल जाने के बाद सोलंकी साम्राज्य सुरक्षित है? क्या फोटो वाली लड़की सारा क्या सच में खतरे में है? और कौन है वो नया दुश्मन जो साए में बैठकर आर्यन की हर चाल देख रहा है? जानने के लिए देखते रहिए के फॉर किंग। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या आर्यन को माया पर भरोसा करना चाहिए? तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए के फॉर किंग। धन्यवाद।